नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं, हमारे कार्यक्रमों को निम्न स्तर का बताने की होड़ बढ़ाएंगे। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की, तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में जुड़ने के लिए हमें राजनीति के नए आयामों को विकसित करना ही है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन भाजपा के निरंतर विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुने हुए प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के नए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। साथियों, संगठन शक्ति, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, ये भाजपा की प्राण शक्ति है, हमारा प्राणवायु है। इसे निरंतर ऊर्जा देते रहना भी हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने विस्तार के लिए, दूसरों से सीखने के लिए देश के भीतर और बाहर हर तरफ दृष्टि रखनी होगी। हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा, तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। देश के विकास पर है, देशवासियों के कल्याण पर है। हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बीते 15-20 दिनों में सामने आए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाना अभूतपूर्व। इस दौरान देश के टैक्स पेयर ने भी 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक टैक्स देकर नया रिकॉर्ड बनाया। मार्च महीने में ही यूपीआई से 14 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। के पहले तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया है। आपको बताते चले कि उन्होंने बीजेपी पर हमलावर करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहां के बिजनेसमैन से या वहां के मंत्रियों से मुलाकात किए और आपके वजह से उनको
कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहां पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम जेपीसी की मांग कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी है हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी है। जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेजॉरिटी मेंबर्स आपके रहते हैं। इसके बावजूद आप जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने को क्यों डर रहे हो, ये हमारा पहला सवाल है। मेंबर तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको एक फायदा होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से सारे दस्तावेज, कागजात, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मौका मिलता है। इसीलिए, और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है, तो इसीलिए हमारी मांग थी। उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये मुद्दे जो राहुल जी ने उठाए थे उसको उन्होंने अलग करके दूसरा ये इश्यू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने माफी मांगो, तुम यूके में जाके ऐसा बोले, ये करे, वो करे, ये बोले। अरे नए इंजन लगा के हर जगह हरी झंडी फहराती है। अरे मैं तो एक ही साल में 27 ट्रेन छोड़े थे वाराणसी को और वैष्णो देवी को, और उसके बाद हमारे राजस्थान में अजमेर को। हमने कभी हरी झंडी लगाकर प्रचार नहीं किए। वहीं पर वही इसमें अब दिल्ली से हरी झंडी एक भाषण, मंगलुरु को हरी झंडी एक भाषण, और चेन्नई बॉम्बे से एक हरी झंडी भाषण, भोपाल वो एक। अरे एक रेल छोड़ने के लिए आपकी जरूरत है, वहां का एमपी है, वहां का इंचार्ज मिनिस्टर रहता है, लेकिन इन्हों जाके प्लेटफॉर्म में लंबे करके दूसरे कोई काम नहीं किए। मैं एक ही स्पीड से इतना काम, क्या पटरी भी आप ही डाले थे क्या? तो वहीं आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है, और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आज कोई भी आता है, कहीं भी आता है हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में, देश से या दुनिया से किसी भी देश से कोई राजदूत आता है, कोई मेहमान आता है, वो हम लोगों से इस बात को कहता है, साहब आपका उत्तर प्रदेश बहुत साफ सुथरा है, अच्छा है, सुनकर अच्छा लगता है। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग आते थे कहते साहब बहुत गंदगी है, हम लोग भी देखते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश साफ सुथरा दिख रहा है। साफ सुथरा है तो एक तरफ सफाई है, दूसरी तरफ सुरक्षा भी है, और सुरक्षा है तो फिर जहां सुरक्षा होगी, जहां सफाई होगी, वही तो समृद्धि भी होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बार आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर को कोई नहीं पूछता था। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग, वह हर जगह प्रताड़ित होते थे, शोषण का शिकार होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई योजना बनाई, और स्ट्रीट वेंडर का व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन। तो वहीं आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि अडानी का महाघोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उस पे कई सीरीज में आपके सामने नेटफ्लिक्स का एपिसोड आएगा। इसके पहले 4 एपिसोड मैं जारी कर चुका हूं, लेकिन आज जो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं
यह अत्यंत गंभीर है और देश के 28 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। 28 करोड़ वो लोग जिसके भविष्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि तुम्हारा पैसा उठाकर पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। और यह फैसला कब लिया जाता है? 2015 में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा उठाकर 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। एसबीआई का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, पीएनबी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये पीएफ का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा वो उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद, शेयर को ओवर वैल्यू किया गया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में आप क्यों लगा रहे हैं? ये 1,57,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पैसा जब डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये 1,57,000 करोड़ रुपए लोगों के पीएफ का पैसा जब चंद पूंजीपति लूटकर भाग जाएंगे, उसकी जवाबदेही किस? तो वही कर्नाटक चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच कर्नाटक कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बताते चले कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। वहीं दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं और कांग्रेस अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने इससे पहले 25 मार्च को अपने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। ऐसे में 100 और क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जानी अभी बाकी है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी राज्य की बाकी 100 सीटों के लिए उम्मीदवार पर व्यापक चर्चा करने वाली है। कांग्रेस ने 25 मार्च को चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट की घोषणा की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बाद नाम भी शामिल थे। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में चुनाव होने और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। वहीं सिद्धारमैया वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, जबकि डीके शिवकुमार कनकपुर से उम्मीदवार होंगे। हालांकि सिद्धारमैया ने कोलार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की थी। तो वहीं कर्नाटक बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, वहीं बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। और क्या बोले कर्नाटक बीजेपी इंचार्ज, सुनिए आप। इस प्रकार से कांग्रेस के नेता सुरजेवाला और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस के मन में फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस कर्नाटक चुनाव हार रही है तो हताशा और निराशा में इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। और स्पष्ट दिख रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है कर्नाटक के लिए, अद्भुत काम हुआ, हर वर्ग के लिए काम हुआ है, कर्नाटक का विकास हुआ है। और पहले येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तो अभी बोम्मई जी के नेतृत्व में भी कर्नाटक का चौमुखा विकास हुआ, हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम हुआ है। लेकिन उनका आरोप है कि आप लोग लीडर्स ढूंढ रहे हैं, आप लोगों के पास लीडर्स ही नहीं है टिकट देने के लिए, आप लोग नेता भी ढूंढ रहे हैं कि किसको टिकट देंगे आप? नहीं, यह परंपरा होती है कि पहले प्रदेश की चुनाव समिति बैठती है, चुनाव समिति पैनल बनाती है और वह केंद्रीय चुनाव समिति को रिकमेंड करती है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति नामों को फाइनल करती है। भारतीय जनता पार्टी में सदैव ऐसा ही होता है। यह तो कांग्रेस हड़बड़ी में थी, उन्होंने टिकट अनाउंसमेंट कर दिया। अब जल्दी अनाउंसमेंट करने के बाद अब उनको लग रहा है कि उनके यहाँ बहुत बड़ा विद्रोह है
और पहली सूची में ही बहुत बड़ी संख्या में लोग हारने वाले हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को सिंधिया से सतर्क रहने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि जिसको हमने खुदा माना वो खुद मिट्टी का निकला। कांग्रेसी ने कार्यकर्ताओं ने उन्हें खुदा माना और कांग्रेस ने कद्दावर बनाया है। वे महाराज अब कोस रहे हैं, वो हमारे नहीं हुए तो भला पीएम मोदी के क्या होंगे। पवन खेड़ा ने बाबा भगत और एक डाकू की कहानी भी सुनाई। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य ठहराने जाने के बाद कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो पूरी तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बेवफा निकला। गम इस बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की? वो कल जाती है आज जाए। जिस नजरिए के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस तो सबको होता है। ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला, बेवफा निकला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे पर ताजा हमला किया है। आदित्य ठाकरे ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो मुगलों की तरह अपना शासन चला रहे। रोशनी शिंदे जो हमारी कार्यकर्ता है, उसके पेट पर लात मारा गया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट सरकार के खिलाफ डाला होगा। इसके लिए उसके ऑफिस के अंदर घुसकर उसके साथ मारपीट की गई। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि यह हिंदुत्व का शासन नहीं है, यह रावण का शासन है। ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे को अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले कई महीनों से हमें ऐसे लगने लगा है कि जो गुंडा सरकार बैठी हुई है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार है, वो मुगलों की राज जैसे अपना राज्य और शासन चला रहे हैं। कल की घटना जो अगर आप देखें तो रोशनी शिंदे करके हमारी जो कार्यकर्ता थी, आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रही थी, तो भी उसके पेट में लात मारी गई। क्यों? तो उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट इस सरकार के खिलाफ कुछ डाला होगा, इसलिए उन्होंने उसके ऑफिस में घुसकर उससे हाथापाई की। ये जो रोशनी ताई है, उन्होंने तो माफी भी मांगी थी, वैसे वीडियो भी बनाया जैसे उन्होंने गद्दारों ने, गुंडों ने पूछा, लेकिन फिर भी सीएम के गुंडों ने, जो घटना बाह्य सीएम है, उनके गुंडों ने उसे हाथापाई की। उसके सीसीटीवी फुटेज आपके पास भी है, हमारे पास भी है, आम जनता के पास भी है। जिस थाने को पूरी दुनिया में एक पहचान अलग है कि सुसंस्कृत थाना है, एक संस्कार अलग है यहाँ के, उस थाने का नाम बदनाम करने में ये मुख्यमंत्री लगे हुए उनके। तो वहीं भूपेश बघेल का बयान आया है जहां पर उन्होंने भ्रष्टाचारी बीजेपी पर जमकर वार किया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हनुमान जी तो सबके हैं और वो ज्ञान के, शक्ति के, भक्ति के भंडार हैं, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो अन्याय जो करेगा उसको सजा हनुमान जी देते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो सब लोग जहां भाजपा में जाते हैं उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो हनुमान जी पहले उन्हीं को सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी, हनुमान जी तो सबके हैं और वो ज्ञान के, शक्ति के, भक्ति के भंडार हैं, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो अन्याय जो करेगा उसको सजा हनुमान जी देते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो सब लोग जहां भाजपा में जाते हैं उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो हनुमान जी पहले उन्हीं को सजा देंगे।
भारतीय जनता पार्टी। हनुमान जी तो सबके हैं और वो ज्ञान के, शक्ति के, भक्ति के भंडार हैं, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो अन्याय जो करेगा उसको सजा हनुमान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज।